नमस्कारम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक पर है और इस टॉपिक पर बात करना हमेशा ही रिस्की रहता है, क्योंकि अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए तो लोग आप पर कुछ भी लेबल लगा सकते हैं, आपको ट्रोल कर सकते हैं या आप पर पर्सनल अटैक भी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि विचार मेरे भीतर अभी आया है। एक नेशनलिस्ट होने के नाते मुझे ये बात भीतर से परेशान करते रहती है, जिस पर मैं क्लोज ग्रुप्स में दोस्तों के साथ चर्चा करता ही रहता हूँ, पर आज इसे मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर, इतनी भूमिका के बाद मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ दोस्तों। कल फेसबुक पर मेरे एक मित्र ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने कमेंट हाईलाइट किया, जो ऑब्वियसली उनके सारे फेसबुक फ्रेंड्स को नोटिफाई करता है। पोस्ट 28 अक्टूबर को रायपुर शहर में घटे एक आत्महत्या के केस का था। केस यह था कि रायपुर कलेक्ट्रेट में पोस्टेड एक लिपिक प्रदीप उपाध्याय अपने पुरानी बस्ती स्थित घर में सुसाइड कर लेता है। जांच के दौरान पुलिस को उनके द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति आधारित प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने इस प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने की लिखी है। इस दुखद घटना की खास बात यह है कि यहाँ पीड़ित सो कॉल्ड सवर्ण ब्राह्मण है और दोषी तथाकथित लोअर कास्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये तीनों ही दोषी डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी, जबकि मृतक एक लिपिक था। पद से भी सुपीरियर होने के बाद भी ब्राह्मण होने की बात पर मृतक को प्रताड़ित किया जाता था, जबकि यहां पर पूरा कंट्रोल उन तथाकथित लोअर कास्ट के लोगों को उस ब्राह्मण पर था। और यही एक सामान्य परसेप्शन जो जन सामान्य में फैला है, जिसके अनुसार सो कॉल्ड ब्राह्मण या सवर्ण, चाहे वह कमजोर ही क्यों ना हो, कभी भी प्रताड़ित नहीं हो सकते। वे सिर्फ प्रताड़ित करते हैं। और सो कॉल्ड स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट चाहे सक्षम भी हो तो भी कभी प्रताड़ित हो नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं कि मैं यहां सिर्फ तार्किक और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं यहां तटस्थता से वस्तु स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूं। फिर भी कोई मुझ पर अगर कोई लेबल लगाना चाहे, पक्षपाती कहना चाहे, तो यह उसकी स्वतंत्रता होगी दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यालय में घटी इस घटना ने मीडिया में वह अटेंशन जनरेट नहीं किया जो शायद इसके उलट घटी घटना कर सकती थी, जहां किसी सवर्ण की प्रताड़ना से कोई अनुसूचित जनजाति या जाति का व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। तो यह भी सकता था कि यह नेशनल मीडिया में भी कवर हो जाती। मुझे खुद मेरे मित्र के फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद इसका पता चला। ये पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, तब जाकर बस छोटे छोटे आर्टिकल्स ही मुझे इसके ऊपर मिले। इस घटना के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ और रिसर्च करूं, और फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। चैट जीपीटी में मैंने सबसे पहला कीवर्ड जो डाला और टाइप किया वह था दलित सवर्ण विवादों में ब्राह्मणों पर हुए हमलों की सूची, जिस पर चैट जीपीटी ने जो जानकारी दी वह इस प्रकार है। आप वीडियो को पॉज करके यहां पे पढ़ सकते हैं। यहां स्पष्ट लिखा गया है कि ब्राह्मण समाज पर हमले और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पर यहां उसने उनमें से एक भी घटना का मेंशन नहीं किया। इसके आगे चैट जीपीटी भाषण देने लगता है कि ऐसी घटनाओं का सामान्यीकरण करना या किसी एक विशेष समुदाय को दोष देना अनुचित होगा। इसके बाद मैंने कीवर्ड में थोड़ा सा फेरबदल किया। इस बार मैंने टाइप किया कि दलित सवर्ण विवाद में दलितों पर हुए हमलों की सूची, पर इस बार मुझे चैट जीपीटी ने यह लंबा सा आर्टिकल दिया और 5 घटनाओं को इसमें मेंशन किया। इस बार चैट जीपीटी ने वह सामान्यीकरण वाला भाषण शो नहीं किया। दोस्तों, यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एआई का कोई दिमाग नहीं होता, वह बस डेटा और कोड के ऊपर काम करता है। उसे जिस तरीके से कोड किया जाता है वह उसी तरीके से ही मैसेज को या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपको लाकर दिखा देता है। और इसे कोड करने या कमांड देने वाले विदेशों, स्पेशली अमेरिका में बैठे लोग हैं। चैट जीपीटी का 2 एक जैसे सवालों पर अलग अलग आर्टिकल शो करना यह साफ करता है कि जो भी इन एआई को कोड करते हैं या बनाते हैं या कमांड देते हैं, वे सीधे सीधे प्रिजुडिस्ड हैं, बायास्ड हैं और अपनी आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसी तरह के खबरों को ही आगे प्रमोट करते हैं। और इसी का ही असर है कि आज की स्थिति में एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन बातों को क्यों मैं इस तरह की घटना से जोड़ रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों, जो आपको आखिर के आते आते तक साफ हो जाएगा। वीडियो में प्लीज बने रहें, पूरा देखें। तो दोस्तों, एआई को डेवलप करने वाली कंपनी जाहिर सी बात है अमेरिकी है, और वह जिस साइट को सर्च करती है वह गूगल है, और गूगल में भी विकिपीडिया में लिखे ज्यादातर इंफॉर्मेशन को सर्च करती है और उसे कंपाइल करके आप तक पहुंचाती है। और ये गूगल भी एक अमेरिकी ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल और ट्विटर जैसे संस्थानों पर शुरू से ही इस तरह के लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और वोकिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के आरोप लगते रहे हैं। ट्विटर ने तो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते पिछले इलेक्शन के टाइम फ्रीज कर दिया था दोस्तों।
भारत में भी ट्विटर के पक्षपात के चलते ही सरकार ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो इस चैट जीपीटी वाली चर्चा से यह बात पता चलती है कि गूगल या एआई ऐसी घटनाओं के प्रति पक्षपाती है जो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को सूट करने वाले इंफॉर्मेशन को ही प्रमोट करते हैं, जिसके पीछे आप माने या ना माने एक एजेंडा, एक ग्रुप काम करता है जिसमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का नाम उठते ही रहता है। दोस्तों, अब इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर आता हूं और फिर दोनों को एक साथ फाइनली जोड़कर मैं कंक्लूड करूंगा। अब आते हैं इस एंटी ब्राह्मण और एंटी सवर्ण सेंटिमेंट्स की रियलिटी पर, जिसके अंतर्गत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाना था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1920 के आसपास समाज सुधार के लिए आंदोलन किए, जो शायद उस कालखंड में घट रही घटनाओं के प्रतिकार के लिए स्वाभाविक थी, होनी ही थी और जायज भी थी। इन आंदोलनों के कारण आगे चलकर 1950 में संविधान में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, परिदृश्य बदलने लगा। अगर मैं आज की 2024 की स्थिति की बात करूं तो सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी समाज के लगभग हर क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, और अगर नहीं मिल रही है तो इसका कारण उस वर्ग की आर्थिक स्थिति हो सकती है। सामाजिक स्थिति को मैं इसके लिए जिम्मेदार आज बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, और इसमें मुझे कोई झूठा साबित करना चाहे तो कर ले। कायदे से देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए नौकरी के, व्यवसाय के, आर्थिक एवं सामाजिक सम्मान के बराबर मौके उपलब्ध हैं। इसके बावजूद अब भी वह 1873 वाला ब्राह्मण या सवर्ण विरोधी आंदोलन आज भी जीवित है, बल्कि यह पहले से और भी ज्यादा उग्र रूप में भारत में फैल रहा है। दोस्तों, यह सच है कि पहले ब्राह्मणों द्वारा सो कॉल्ड लोअर कास्ट पर अत्याचार हुए होंगे, जिसके चलते कई समाज सुधारकों के प्रयासों से और उसके दबाव के चलते भारत की सरकार ने इस दिशा में कई कानून बनाए ताकि उनके अधिकारों की, सम्मान की रक्षा हो सके, जो उस समय की मांग थी, जो जायज थी दोस्तों। पर अगर यह सही है तो हमें इस सच को भी आज स्वीकार करना पड़ेगा कि तब से अब तक उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों की 2 से 3 पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी हैं। आज के सवर्ण और ब्राह्मणों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में जो जहर भरा जा रहा है, मेरे ख्याल से वह ब्राह्मण पीढ़ी कब की खत्म हो गई है। आज ब्राह्मणों की वह पीढ़ी है जिसके साथ हम एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं, घूमते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं। मेरे खुद के कई ब्राह्मण दोस्त हैं जिनके घर में मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना होता है, और कभी भी मुझे उनके द्वारा उनके घर में अन्यथा व्यवहार नहीं मिला। तो हमें इन जहर भरने वालों की एजेंडा ड्रिवन मान्यताओं को समझना होगा दोस्तों, और उसे फैलाने वाले लोगों को पहचानना होगा। ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं दोस्तों। इन्हें आपके अधिकारों से कोई वास्ता नहीं है। ये भारत की यूनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र मात्र है, जो आप माने या ना माने विदेशों द्वारा फंडेड है। मैंने जॉर्ज सोरोस का नाम आपको पहले ही मेंशन किया, जो दुनिया भर के देशों में जहां उनकी मान्यता के उलट सरकार बनती है तो उस सरकार के अगेंस्ट ये उस देश के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करते हैं और उस सरकार को गिराने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये अकेले तो नहीं होंगे, इनका पूरा तंत्र होगा जो भारत सहित हर विकासशील देशों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा ना कि बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या हाल हुआ। वहां हुए सिविल वार्स के भी प्लांटेड होने की बातें हो रही हैं, और ये वही अमीर लोग हैं दोस्तों जो चैट जीपीटी, सोशल मीडिया और मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को पैसों के बल पर कंट्रोल करते हैं। इसी के चलते एआई ऐसा बायास्ड इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, वरना क्या फर्क पड़ता था कि चैट जीपीटी मेरे दोनों कीवर्ड्स पर सही जानकारी दे देता। मगर उसने दलितों पर हमले की सूची तो दी, पर ब्राह्मणों पर हमले की सूची छुपा ली। यही हाल सोशल मीडिया और गूगल जैसे ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म्स का है, जहां वही इंफॉर्मेशन प्रमोट किया जाता है जो उनके फेवर का हो। साथ ही इनकी लॉयल्टी की भी गारंटी नहीं ली जा सकती दोस्तों, यह सारा खेल कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट और वोकिज्म का है। तो दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वे इस तरह के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और किसी वर्ग के लिए भी धारणा बनाने से पहले आप उस व्यक्तिगत आदमी को देखें जो आपका कलीग है, दोस्त है, और देखें कि उसका व्यवहार आपके साथ कैसा है। आप किसी भी वर्ग के प्रति धारणा इन जनरल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया या मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर मत बनाएं दोस्तों। आप अपने विवेक से काम लें। यह मैं सभी वर्गों के लिए कह रहा हूं। ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, फिर अब हिंदू सिख की लड़ाई करवाने लगे हैं। इसके आगे हिंदू आदिवासी और फिर दलित सवर्ण के बीच की लड़ाई चल ही रही है। कोई भी
आंख और कान वाला सामान्य व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि ये सब फंडेड एजेंडा है, जिसमें हमारे घर में ही बैठे कुछ गद्दार लोग अपना जमीन बेचकर इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और बेचारे सीधे साधे लोगों को बरगलाते हैं और मरने मारने को प्रेरित करते हैं। अब चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति मरे, हत्यारे ये सब जहर फैलाने वाले लोग ही होते हैं। दोस्तों, हमारा देश अभी उस थ्रेशोल्ड पर खड़ा है जहां हमारा एक अच्छा कदम हमारा भविष्य बनाएगा और एक गलत कदम हमें पतन की गर्त में ले जाएगा। इन एजेंडावादी लोगों, सूचनाओं, मैसेजेस से बचकर रहें। व्यक्ति को उसके जात धर्म से नहीं, उसके काम से, उसके व्यवहार से आके और फैसला करें। व्यक्तिगत रूप से इक्का दुक्का लोग रेडिकल उस तरीके की छोटी मानसिकता के मिल भी जाते हैं, पर उस आधार पर पूरे समाज को गलत ठहरा देना कहां तक उचित है। मुझे पता नहीं मैं अपनी बात जैसा कहना चाहता था वैसा कह पाया कि नहीं, पर चलो मैंने अपनी तरफ से अपने स्तर पर कोशिश तो की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों तक उस तरीके से कह पाया होगा। थैंक यू। जय हिंद।